diagram. This figure point 11.7 is something we're going to start with today, and this is on page number 280, and this is very important for paper 6, like 2014, 2016, and I believe also 2017. I might be wrong with one of the years. उसमें ये diagram repeatedly paper 6 के different variants में आई हुई है, और इस diagram के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो वो questions में पूछ सकते हैं, ठीक है? So what I'm going to do is that I'm going to explain the diagram, and what you are going to do is that for every question, for every hint, you're going to write it on your book for yourself. आप अपने hints को अपने वर्ड्स में अपनी ईज के लिए कोट कर ले, क्योंकि मैं एक नहीं, मैं काफी सारे हिंट्स बताने वाला हूँ। इस डायग्राम के ऊपर काफी सारी फ्री स्पेस है बुक के ऊपर, ठीक है? वहां पर ये चीजें कोट कर लें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पैराफिन सोक्ड इनटू एब्जॉर्बेंट पूल। पैराफिन इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है? या पैराफिन को हमने पीछे जो है वो केरोसिन के लिए भी हमने एक सेकंड नेम के तौर पे पढ़ा था, तो केरोसिन कंसिडर कर लें। हमने वही लिया हुआ है, उसे सोक किया हुआ है एब्जॉर्बेंट पूल में। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमने इसे स्लाइटली वार्म करना है। Look at the yellow sign and the red sign. Yellow sign is warm, red sign is strong heat. There is a difference between both, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हीट में हम टेम्परेचर के रेज होने का डर नहीं रखते। वो टेम्परेचर 100, 200, 300 डिग्रीज तक भी चला जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वार्म जो होता है, वार्म इज यूजुअली अराउंड 50 to 70 और 40 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वार्म में हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं। वार्म किसी ऐसे पीस ऑफ एपरेटस से किया जाता है जिसका फ्लेम साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है? और ये स्पिरिट लैंप्स इस पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स अमूमन फेमिलियर होते हैं स्पिरिट लैंप्स में से। इन्होंने अपनी क्लासेस 4, 5, 6, 7 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में स्पिरिट लैंप्स यूज या तो किया होता है या होते हुए देखा होता है। तो आई होप यू आर ऑल फेमिलियर विद स्पिरिट लैंप्स, ठीक है? याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हिंट दैट यू आर गोइंग टू राइट, why are we warming it? Because upon strong heating the paraffin might be dangerous, ठीक है? हम एक फ्यूल की टाइप की बात कर रहे हैं, और फ्यूल की जो टाइप्स होती हैं स्पेसिफिकली गैस या लिक्विड, उनके लिए फायर कैच करना अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बहुत इजी है, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करते, ठीक? फर्स्ट, सेकंड, एक तो ये सेफ नहीं, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर 6 में पहले आया हुआ है। अभी जो मैं आपको हिंट्स बता रहा हूँ उसके अमूमन क्वेश्चंस पहले पेपर 6 में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप हिंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। सेकंड, इसे स्ट्रॉन्ग हीट इसलिए भी नहीं किया जाता कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं समटाइम्स वो डीकंपोज हो जाते हैं, सो दैट्स नॉट गुड, ठीक है? अगर जो चीज आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं वो डीकंपोज हो जाती है तो इसका फायदा क्या है? ऑलराइट, next up we have is strong heating, and that is a catalyst. That is actually a mixture of catalyst, and as you can see, these are broken porcelain pieces or aluminum oxide granules, which we previously called alumina, ठीक है? तो अलुमिना एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसे हमने पिछले पेज पर क्रैकिंग के लिए यूज किया था। सिलिका हमने इसमें शामिल किया था, ठीक है? अलुमिना, सिलिका कॉमनली अर्थ क्रस्ट में सॉइल का हिस्सा होते हैं। आप अपने घर की सॉइल उठाएंगे, आप अपने बाहर, घर से बाहर किसी पार्क की सॉइल उठा लें, अपने स्कूल की सॉइल उठा लें, अलुमिना और सिलिका जो होते हैं वो अमूमन दुनिया में जितना अर्थ क्रस्ट है उसमें ज्यादातर का एक बड़ा पोर्शन है, ठीक है? तो इसके लिए पोर्सलेन उठाना, यानी कि एक बाकायदा मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं, वो पिक करना और उसके ब्रोकन पीसेस लेना, ये बहुत आसान काम है, ठीक? बड़ी इजीली अवेलेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है? इट्स इजी टू डील विद। This is the catalyst over here. This is the same catalyst that we discussed on the previous page. Strongly heat the catalyst because heating of catalyst is required. Do not forget that the industrial operating temperature that we quoted yesterday was 500 degrees centigrade. Hence, strong heat. Second hint. Make sure you're writing the hints. दोबारा रिपीट अगर कर कोई दें। हिंट रिपीट पता नहीं चला है तो उसको रिपीट करवा लें। गुड। सेकंड हिंट रिपीट करने की बात हो रही है बेटा, फर्स्ट की? So second key. Strong heating the catalyst is because of the high temperature required by this process cracking. आप मेरे वर्ड्स को एज सच भी कोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इससे पीछे जो हम इंडस्ट्रियल क्रैकिंग कर रहे थे उसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब तक आप स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करेंगे आप इतने टेम्परेचर को पहुंच नहीं सकते जो क्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड है। हेंस स्ट्रॉन्ग हीट, ठीक है? ये आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ, हिंट बस मैंने पहली लाइन में बता दी थी।
क्लियर, आगे चलें। यस सर। डिलीवरी ट्यूब्स और कॉर्क्स इस पर्पस के लिए हैं कि हम पूरे सिस्टम को एयर टाइट रख सकें और हम वहीं पर डिलीवरी करें जहां पर हम करना चाहते हैं। ना you can see two things in front of you. The first one is a beaker which is filled with cold water, which is actually acting as a cold water bath, inside of which we have a test tube fitted with a cork and a two pipe delivery system. इसके अंदर दो पाइप्स आपको डिलीवरी के नजर आ रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जो पाइप आ रहा है वो ज्यादा बॉटम तक जाता है, ठीक है। वहां से हमारे पास आप देखेंगे कुछ लिक्विड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, इसकी बेशक हिंट नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो अल्केन्स हमने स्टडी किए, पैराफिन इज अ टाइप ऑफ एन अल्केन, जो अल्केन्स हमने स्टडी किए हैं पीछे क्रैकिंग रिएक्शन में, या उससे पीछे हमने चैप्टर नंबर 10 में या फ्रैक्शंस में चैप्टर नंबर 11 में, उसमें आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो सिर्फ कार्बन 1 से कार्बन 4 तक है, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दैट्स अबाउट इट, ये गैसेस हैं। उसके बाद एक लंबी सीरीज लिक्विड्स की आती है। तो चांसेस ये हैं कि जब आप किसी भी नॉर्मल अल्केन को, केरोसिन पैराफिन टाइप को 9 से 16 वाले को ब्रेक डाउन करेंगे, तो 9 से 16 के दरमियान की ही हमने एग्जांपल ली थी C10 की। C10 में नोटिस करें कि आपके पास एक तो लिक्विड आ रहा है, ऑक्टेन लिक्विड होगा, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। और इथीन जो है वो गैस है। स्मॉलर अल्कीन्स कार्बन 4 तक, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे इवन अल्काइंस हो, गैसेस होते हैं। तो आपके पास एक्चुअली क्रैकिंग के नतीजे में चांसेस ये हैं कि लिक्विड भी ऑब्टेन हो और गैसेस भी ऑब्टेन हो, जो भी क्रैकिंग रिएक्शन होगा। So getting ready for that, to give you a better idea, आप देखेंगे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड गैदर हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, अगर हमारे पास एक लिक्विड और एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो लिक्विड इस टेस्ट ट्यूब में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, गैस राइज अप करेगी जो कि दूसरे एंड ऑफ डिलीवरी ट्यूब से मूव करेगी अगले सेक्शन में। कोल्ड वाटर बात इसलिए होता है कि इसमें जो कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्यों ना हो, वो ऐसा हो जाए कि वो कोल्ड वाटर बात की वजह से वहीं लिक्विफाई होकर इकट्ठा हो जाए, ताकि सिर्फ गैसेस आगे मूव करें। ठीक, ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ओके, दिस यूजुअली डजंट कम एज अ क्वेश्चन, आप इसे पास पेपर में क्वेश्चन के तौर पे नहीं देखेंगे, बट दिस डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सही। सो लिक्विड्स यहाँ पर कंडेंस होके लिक्विफाई हो गए, यहाँ पे बॉटम पे हमें रिसीव हो गए, गैसेस मूव करेंगे फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब ऑल द वे टू द अदर साइड। अदर साइड पे ये जो हमारे पास एक टब सा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे हम ट्रफ बुलाते हैं, TROUGH। अनफॉर्चुनेटली ये वाहिद पीस ऑफ अपरेटस है ओ लेवल्स IGCSE की इस बुक में जो नेम्ड नहीं है, ना इस बुक में ना इसके एंड पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 12 में, ताकि मैं अपनी बात क्लैरिफाई कर सकूं। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास ATP का चैप्टर है। ATP के चैप्टर में हम ये करते हैं कि अमूमन जितनी ATP होती है उसे डिस्कस करने के अलावा हम स्टूडेंट को एक इस तरह की बड़ी सारी फिगर देते हैं। बेटा मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, ये पेज नंबर 308 है। पेज नंबर 308 पे हर वो कॉमन पीस ऑफ अपरेटस जो आपने अपने ATP या प्रैक्टिकल में यूज करना होता है या आपकी बुक में कहीं पर भी दिया हुआ है, वो सारे दिए हुए हैं। अगर कोई पीस ऑफ अपरेटस यहाँ पर नेम्ड नहीं है तो वो ट्रफ नहीं है। ठीक, इसमें से बहुत सारे पीसेस ऑफ अपरेटस, बल्कि मोस्टली ऐसे होंगे जिनसे आप फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, है ना। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपके लिए फेमिलियर होंगे। ऐसा ही है क्लास? पता नहीं सर। यस सर। पता नहीं है क्या मतलब है? Aren't you familiar with the beaker or what is a test tube or what is a funnel or what is a ओ stand or सर what is a ये तो सही balance? है, सही है, सही है, बस सही सही है, अब देखा सर। हाँ, तो इसमें से कुछ हो सकता है, दो चार ऐसे हों, 6 ऐसे हों जो आपको ना पता हो, लेकिन इसमें से ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो पहले आपको पता होंगी। स्टूडेंट्स आर यूजुअली फेमिलियर विद ड्रॉपर्स, बैलेंसेस, स्टॉप क्लॉक, थर्मोमीटर्स, फनल्स, स्टैंड्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक, जो नहीं भी हैं वो हम ATP में क्लैरिफाई कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रफ ड्रॉन नहीं है, ट्रफ की ड्राइंग भी नहीं है, ट्रफ का नाम भी नहीं दिया हुआ। ट्रफ आपकी पूरी बुक में एक ही जगह पर इस्तेमाल होती है, हम वापस जाते हैं उसी पेज पर जिसमें हम थे, ठीक है, और वहीं पर इस्तेमाल होती है और आपके पास उसको वहां पर लिखा भी नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली द डायग्राम इज नॉट लेबल्ड ओवर इट देयर, सो यू आर सपोज्ड टू लेबल इट योरसेल्फ। आर यू डन लेबलिंग?
That is Yes, sir. TROUGH, trough. Okay, if you're done labeling, that's fine. ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, और ये वाहिद पीस ऑफ प्रैक्टिस है जो बुक में है, और उस पेज पर 308 पर जो मैंने अभी बताया उस पर ड्रॉन नहीं है, तो आप ये उसके अंदर इसका हिस्सा समझ के इसे प्रिपेयर करेंगे। जितना अप्रेटिस वहां पे ड्रॉन है, उस अप्रेटिस की लेबलिंग पेपर 6 में बहुत कॉमन है। 2 मार्क्स पेपर 6 में सिर्फ लेबलिंग के होते हैं हर साल, और वो 2 मार्क्स उस डायग्राम पे और इंक्लूडिंग दिस ड्राफ्ट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आर वी क्लियर? Yes, दो sir. नंबर तो आपके पेपर में इसी चीज के हैं। सो ट्रफ हो गया, ट्रफ को हमने वाटर से फिल किया, और आप देखें जो डिलीवरी है वो अंडर वाटर है। आप देखेंगे कि आपके पास ट्रफ, जिसे उसने यहाँ पर क्रिस्टलाइजिंग डिश के नाम से नोट किया हुआ है, उसमें उसने एक टेस्ट ट्यूब की बजाय उससे ज्यादा एक थिकर वाइडर ट्यूब यूज किया, जिसे हम बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। एक बॉइलिंग ट्यूब को इन्वर्टेड फॉर्म में यूज किया हुआ है इसने, और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मौजूद है। एक डिलीवरी ट्यूब अंडर वाटर जा रही है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर से बबल्स निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई गैस जब वो यहाँ से राइज अप करेगी, हमारे पास जो कोल्ड वाटर बात है उसकी टेस्ट ट्यूब से राइज अप करेगी, तो मूव करेगी ऑल द वे टू द ट्रफ, और ट्रफ से ये होती हुई जाएगी, बबल करती हुई सिस्टम से निकल जाएगी, और यहाँ पर इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर गैदर हो जाएगी। गैस को कलेक्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 7 में हम गैस सिरिंज यूज कर चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल हमने चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रोलिसिस में किया हुआ है, और उसके अलावा हम दोबारा इसे यहाँ पर यूज करें। इसके अलावा इन्वर्टेड ट्यूब्स का इस्तेमाल हमने चैप्टर नंबर 7 में कलेक्शन ऑफ गैसेस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी किया हुआ है। ये रिविजन के लिए बता रहा था। क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. अच्छा, now one common question, actually the most common question from this diagram from paper 6, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा जब आप पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो ये कि क्रिस्टलाइजिंग डिश में जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कोल्ड वाटर बाथ में एक लिक्विड इकट्ठा होता है टेस्ट ट्यूब में, फिर हमारे पास कुछ गैस बबल करती है इस ट्रफ के अंदर, इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब होती है वो हम डिस्पोज कर देते हैं, और जो सेकेंड टाइम में टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस इकट्ठी होती है फिर उसको यूज करते हैं। Why do we dispose the first one? Any ideas? Come on, come up with wild guesses, class. This question goes to the whole class. सर वो Anyone? प्योर नहीं होगी सर गैस। Very good idea. Now, would you like to explain it a little bit? So क्या कहे वैसे ने? Vasi said it is going to be impure, that's why we dispose it off. Very good answer, by the way. But you need to explain it because that is a usually 2-mark question with 2 lines given in paper 6. You can look it up in paper 2014 paper 6, 2016 paper 6, and 2017 probably. Jivase, why do you think it is going to be impure? Explaining this will get you your complete marks, 2 marks. Anyone can explain this, not just Vase. उसके साथ चला गया। क्या चीज? Catalyst जो अच्छा, हो सकता है कोई पार्टिकल उसके साथ चले गए। Good point, Ayan. But let me clarify one thing. आपके कहने का पर्पस ये है कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें कैटलिस्ट के पार्टिकल्स चूंकि वो ब्रोकन फॉर्म में हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो भी हीट की वजह से थोड़ा सा राइज अप करें वहां पे गैसेस की वजह से, और वो भी डिलीवरी ट्यूब से पास होते होते probably all the way from the cold water bath to the trough वो मूव कर सकते हैं। अंडर वाटर डिलीवरी का पर्पस ये होता है कोई भी डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, कैटलिस्ट पार्टिकल्स, एब्जॉर्बेंट पूल्स पीसेस वो पानी में आएंगे और वो पानी में रह जाएंगे। पानी से सिर्फ गैस राइज अप करती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, सॉलिड्स या लिक्विड्स राइज अप नहीं करते। बोथ ऑफ कोर्स उसके साथ या तो मिक्स हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे। सो your idea is correct about catalyst particles, but underwater delivery का पर्पस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो ये हिंट नोट कर लें कि underwater delivery is important because it stops all impure solid particles from entering the inverted boiling tube. Underwater delivery system is important because it stops all impure solid particles from entering the inverted boiling tube. चले हम वापस आते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। ये तो इस क्वेश्चन के दरमियान में हल हो गया ना। वासे ने कहा ये impure है। Anyone having any idea why is it impure? The answer is correct. We dispose it off because it is impure, but why?
फिर उसकी सरफेस पे कोई डस्ट लगी या कुछ हो सकता है नहीं बेटा, शुरू ठीक है में। ध्यान। The answer is so simple सर that वो you are going to सिर्फ laugh at वैक्यूम it. तो नहीं है ना सर यहाँ पे? हाँ, वैक्यूम नहीं है, उसके अंदर एयर शामिल थी। अल्कीन्स या यस अल्केन्स की जो गैसेस आएंगी, जब आपने एक ट्यूब लेके इन्वर्ट की होगी, तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके अंदर से हवा निकाली और वो वैक्यूम हो गया। इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर तो हवा भी शामिल होगी। इसका मतलब है जो पहली गैस कलेक्ट होगी उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भी होगा, व्हिच इज एक्चुअली एन इम्प्योरिटी फॉर अस। हमें तो अल्केन्स चाहिए ना, अल्केन या अल्कीन की गैसेस चाहिए, राइट? तो वो गैसेस तो प्योर ना हो। तो पहली ट्यूब को डिस्पोज करना, ठीक है, इस तरह से कि आप उसे दोबारा बस ऊपर उठाएं और उसे हवा के करीब ले जाएं, या उसे ऊंचा उठा के उसे फिर दोबारा डिप कर दिया जाता है फौरन साथ ही। तो वो इससे ये होता है कि जो हैवियर गैसेस होती हैं वो उसी वक्त सेटल डाउन करके उससे निकल जाती हैं, और उसे डिप करने में फौरन स्पीड से हमारे पास एयर की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। अल्कीन्स की जो वो ज्यादा हो जाती है मिकदार, ठीक? तो पहली ट्यूब हमेशा डिस्पोज करके फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूज की जाती है। सेम ट्यूब के लिए, इसका ये मतलब नहीं है हम ट्यूब फेंक के तोड़ देते हैं, डोंट अज्यूम एनीथिंग लाइक दैट। हम इसी ट्यूब को जस्ट दोबारा पिकअप करते हैं, फिर उसके अंदर से थोड़ी सी गैसेस निकले और दोबारा इन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स अबाउट इट। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, बाय द वे लास्ट हिंट। Why do we go for an underwater delivery for these gases? सर प्योर करने के लिए, वो बता तो दिया था। उसके अलावा there is another और point to it. सर ताकि सर जो देखें, वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं वो डिसॉल्व हो जाएं। राइट राइट, वेरी गुड। ये समटाइम्स ये और गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग। ऐसा भी हो सकता है सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैस ऐसी प्रोड्यूस हो, बट लेट मी टेल यू, हाइड्रोकार्बन्स में जो गैसेस होती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब की सब इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। याद रखिए, मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बिल्कुल शुरू में चैप्टर नंबर 10 के सेकंड पेज पर ये बताया था, दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ओवर वाटर डिलीवरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई और वाटर सॉल्युबल गैस है तो वो सिस्टम के अंदर ही रह जाएगी, वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इज अ गैस दैट इज वाटर सॉल्युबल, तो वो इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में एंटर नहीं होती बल्कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, the gases among these are usually insoluble in water, so underwater delivery is a perfect choice. Impurities भी पास नहीं कर रहा और गैसेस भी insoluble होने की वजह से प्योर गैसेस कलेक्ट हो रही है। Are we clear with that hint too? The main purpose behind this यस diagram सर। is that you understand every chemistry related portion in the diagram at every step of the diagram. ये लैब में करने के लिए क्रैकिंग ये पर्पस रखा जाता है, और ये क्रैकिंग लैब में करने के लिए बहुत इजी है। हाउएवर आपके लेवल पर हम ये क्रैकिंग लैब में नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सर हम लैब में कुछ करते ही नहीं है इस लेवल में। नहीं, हम सारा कुछ करेंगे जो पीछे बुक में था। हम जितनी सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन है डिस्टिलेशन को छोड़कर चैप्टर नंबर 2 में वो सारी करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 में जितनी टाइट्रेशंस और प्रेसिपिटेशंस हैं, जितनी, उसमें काफी सारी हैं। आई थिंक देयर आर अराउंड 6 to 8 different types of titrations and about 20 to 22 different types of precipitations, हम वो सारी करेंगे। फिर बहुत ढेर सारे precipitation reactions और tables हैं और gas formations हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमने वो भी सारे करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के रेट ऑफ रिएक्शंस के में तकरीबन 4 हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से हम कोई से 2 परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली स्टूडेंट को लॉस इन मास और कलेक्शन ऑफ गैस ही समझ में आने चाहिए। वो इस लेवल के लिए जरूरी है, वो भी हम करेंगे। ये अभी पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हम नहीं करेंगे, ये सारा कुछ करना है आपने। एंड यू आर सपोज्ड टू फिनिश ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स इन 3 weeks, मैक्सिमम 4।
अगर स्कूल ओपन होते हैं। अगर नहीं स्कूल ओपन होते तो हम अनफॉर्चुनेटली हम ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम इनकी यूट्यूब वीडियोस से ऑनलाइन एटीपी की हेल्प लेंगे। As the whole world would ओके be doing सर। the same thing, so we'll be following in everybody's footsteps. हर किसी के लिए ये करना मजबूरी है, जहां जहां भी लॉकडाउन है। ठीक, ये प्लान मैंने यस आपसे सर। डिस्कस किया है या नहीं किया? अगर नहीं भी किया तो बता चलूं कि हम 15 सितंबर तक कोशिश करेंगे कि हमारा कोर्स पूरा हो जाए। दैट इंक्लूड्स द फिनिशिंग अप ऑफ चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 11 का यस फर्स्ट सर, आपने हाफ बताया था। इस वीक तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम 15 सितंबर को बाकी फुल बुक रिवीजन स्टार्ट करेंगे, हम साथ एटीपी भी शुरू कर देंगे, विच इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, साथ साथ वो चलता रहेगा और उसे फिर हमने नेक्स्ट 2 मंथ्स में 15th नवंबर तक पूरा करना है। लेट्स से हम अपने टारगेट से डिले होते हैं तो वी हैव still a little bit of a cushion time for 15 days। हमें से 1st दिसंबर से पहले पूरा करना होगा फुल बुक रिवीजन। 1st दिसंबर के बाद आप अपने पेपर्स के लिए, दिसंबर पेपर्स के लिए रेडी हो सकते हैं, और दिसंबर पेपर्स के बाद आपके पास 25% से मैराथन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वी आर राइट ऑन टाइम, कोई डिलेज नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। इनफैक्ट वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम देन द स्टूडेंट्स इन द लास्ट ईयर हैड। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत टाइमली पूरा हो जाएगा। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डायग्राम? नो सर। Okay, let's come to the next topic, a topic which is going to give a lot of information to the students who fascinate cars and petrol and the engine qualities. ठीक है, blending of gasoline. Blending of gasoline is a very important part in oil refinery, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे पेट्रोल को ज़्यादा यूजेबल बनाता है और हमारी इंजन लाइफ को, स्पेसिफिकली कार इंजन लाइफ या पेट्रोल इंजन की लाइफ की बात हो रही है, उनको इंक्रीज करता है। Now, some of the products of cracking are added to gasoline fraction ताकि इसकी क्वालिटी पेट्रोल की इंप्रूव की जा सके। As many as 12 different components, ठीक है, containing over from 300 different hydrocarbons and additives may be used in a blend of petrol for a motorist। ठीक है, यानी पेट्रोल जो हमारे पास आता है वो प्योर पेट्रोल या सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, वो एक ब्लेंड होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का। ठीक, डिफरेंट ब्लेंड्स बनाए जाते हैं विंटर के लिए या समर यूज के लिए, ताकि हम हार्श वेदर्स के अंदर, चाहे वो हॉटर टेम्परेचर के लिए हो या कोल्डर टेम्परेचर के लिए, हम वो यूज कर सकें। यानी पाकिस्तान का जो ब्लेंड है, बीइंग अ हॉटर कंट्री, वो किसी भी कैनेडियन ब्लेंड से डिफरेंट होगा क्योंकि वो कोल्डर कंट्री है। ठीक है, तो इस तरह हॉटर कंट्रीज के ब्लेंड्स और होते हैं, कोल्डर कंट्रीज के ब्लेंड और होते हैं। इवन एक कंट्री के अंदर जो ब्लेंड होता है समर और विंटर के यूज के लिए, वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और होता है। सही, तो ये ब्लेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन चाहिए होती है कि फ्यूल किस तरह से इग्नाइट कर सकता है, हाउ इजीली। सही, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। फ्यूल इग्निशन में जितना प्रॉब्लम करेगा या जितनी देर लगाएगा गाड़ी अपने सेल्फ में, सेल्फ समझते हैं क्या होता है गाड़ी के लिए? सारे स्टूडेंट समझते हैं, यस गर्ल्स सर। नहीं समझती हैं, प्लीज बता दें। सर सेल्फ वही जो जिससे गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करना मतलब सेल्फ तो गाड़ी के स्टार्ट पे होता है बेटा, गियर उससे क्यों चेंज ओ होगा? अच्छा, वो गाड़ी जिससे स्टार्ट करते हैं। यस सर। जी, सेल्फ सेल्फ देना एक्चुअली है। कहते हैं वो फर्स्ट की मूवमेंट को, जब हम गाड़ी को, अब तो कीलेस कार्स आती हैं तो अगर की कार हो तो बेसिकली की का जो फर्स्ट मूवमेंट होती है जिस पर गाड़ी से किच 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 की आवाज आती थी पुरानी गाड़ियों से, वो स्टार्ट होती थी। अब तो बड़ा एक स्मूदर क्वाइटर इंजन हमने डेवलप कर लिए हैं। तो वो ये था, अगर फ्यूल इग्नाइट होने में, बर्न करने में टाइम लेगा तो गाड़ी उतना ही किच 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 की आवाज देके थोड़ा फ्यू सेकंड्स लेके स्टार्ट होगी। लेकिन अगर फ्यूल की इग्निशन बहुत इजी होगी तो फिर बहुत आसान होगा, गाड़ी कोई आवाज नहीं देगी, बहुत कम आवाज के साथ, बहुत कम टाइम के साथ, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, एंड देयर यू गो, द कार स्टार्ट्स। दिस इज नोन एज सर्फ। ये सर चीज समझ यानी आती है? आजकल की कार्स में सर्फ नहीं होता। आजकल की कार्स में सेल्फ होता है, लेकिन हमने सेल्फ को शॉर्टन कर दिया है क्योंकि फ्यूल की इग्निशन इजी कर दी है। ठीक है, यस सर। अच्छा, ठीक है सर। अब फ्यूल की इग्निशन इजी करने का ये मतलब भी नहीं है कि हम इसे टू इजी कर लें। नाउ अनदर पॉइंट, ठीक है, if the fuel ignites too easily then the engine will not run smoothly। फिर इंजन क्या करेगा कि फिर इंजन अपनी जरूरत से ज्यादा फ्यूल को बर्न कर लेगा, क्योंकि इंजन थोड़े फ्यूल को बर्न करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन चूंकि फ्यूल टू इजीली इग्नाइट हो जाता है
तो वो जरूरत से ज्यादा हमेशा बर्न होगा, और जब वो जरूरत से ज्यादा बर्न होगा तो इंजन के लिए उसको कैपेसिटेट करना, यानी एक सिस्टम के अंदर रख कर रन करना मुश्किल हो जाएगा, तब भी इंजन स्मूथली नहीं होगा। सो फ्यूल को हम बहुत इजीली इग्नाइट करने की तरफ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है, और फ्यूल को बहुत डिफिकल्टी पे इग्नाइट करने पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी शुरू में ऐसी बुरी आवाज देगी कि तो आपको तो गाड़ी नहीं पसंद आएगी। Quieter cars, easier engines are good to work with, are easy to work with, right? ऐसा ही है ना, इसी वजह से हमने कार्स के इंजन्स को मजीद क्वाइटर किया। ठीक, यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशन स्टडी करनी है। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉकिंग। नॉकिंग क्या है, इसे समझ लें। ये डेफिनेशन बेटा आपके पेपर में नहीं आती, सिर्फ समझने के लिए। उमूमन इस पोर्शन से आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस ना होने के बराबर है, मतलब 5 साल में हार्डली 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन इस पोर्शन से आता है, लेकिन फिर भी इसे समझ लें, क्योंकि रिसेंटली आफ्टर 2016 इस पे पोर्शन को ज्यादा कंसिडर किया जाने लगा है। इसलिए हम अब एहतियात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को इसे उतनी डिटेल में पढ़ा दें जितना पढ़ाने की जरूरत है। सो लेट्स डिफाइन नॉकिंग। नॉकिंग क्या है? नॉकिंग वो एक टक 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 का साउंड है, ठीक है, बिल्कुल जैसे एक डोर नॉकिंग होती है, जो गाड़ी में स्टार्ट के वक्त में, सेल्फ के वक्त में आता है। पुरानी गाड़ियों में या गाड़ियों में जिनके इंजन खराब हुए हों या बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड हो, उसमें ये आवाज ज्यादा आती है, और नए क्वाइटर कार्स और बेटर इंजन में ये आवाज ना होने के बराबर है। ठीक है, अगर फ्यूल बहुत इजीली इग्नाइट कर जाएगा तो जरूरत से ज्यादा फ्यूल इग्नाइट करेगा, इंजन उस सारे को कैपेसिटाइज नहीं कर सकता एक स्पेसिफिक पोर्शन, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी होती है, और आपको पता होगा कि इंजन या फ्यूल कैपेसिटीज को हम सीसीज में बताते हैं। 800 सीसी, 1200 सीसी, 1600 सीसी, 2000 सीसी, ये चीज समझ आती है ना? व्हाट आर सीसीज? cubic centimeters. That is the volume of the fuel that can and the air mixture that can be taken by the engine and can be processed simultaneously. पता है ना, कार्स के बारे में हम ये चीज बताते हैं, इंजन कैपेसिटी बताते हैं। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहली चीज ये डिस्कस होती है कि गाड़ी का नाम, मॉडल के अलावा वो कितने सीसी की कार है, मतलब जितने सीसीज होंगे उतना बड़ा इंजन होगा, और ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा प्राइस होगी। बॉयज, कोई कार में इंटरेस्ट रखता है या कोई भी सर नहीं? वो अहमद बलोच रखता था, वो सर चला गया, लेकिन सर सीसी वाला पता है। सीसी वाला पता है? ओके, अगर सीसी वाला Yes, पता है तो आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि हमारे पास 600 सीसी से लेकर अब तकरीबन बड़े आराम से 1200 सीसी तक पेट्रोल कार्स आती हैं, लेकिन जब आप 2500, 2200 या 2800 को क्रॉस करना शुरू कर दें तो पेट्रोल कार्स नहीं रहती, बल्कि हम उसे डीजल इंजन में चेंज करना शुरू कर देते हैं। 3000, 3500, 3800, 3200 ये अमूमन डीजल इंजन होते हैं। इसमें कम ही होता है, कुछ कंपनीज पेट्रोल बनाती हैं, बाकी सारे डीजल बनाती हैं। ठीक, होपफुली नॉकिंग भी आपको क्लियर होता होगा। बहरहाल आगे चलते हैं, फर्दर स्पेसिफाई करते हैं। अगर फ्यूल बहुत डिफिकल्ट इग्नाइट करने का, तो इंजन को डिफिकल्ट होगा स्टार्ट करना, स्पेशली कोल्ड मॉर्निंग्स में, क्योंकि कोल्ड मॉर्निंग्स में फ्यूल जो होता है वो ज्यादा विस्कस, ज्यादा थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, which is a capability that we discussed for alkanes in the very start of chapter number 10. ठीक है, अल्केन्स में जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर कम करते थे या हम बिगर कार्बन चेन्स की तरफ जाना शुरू करते थे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो होते थे वो थिकर, मोर विस्कस होते जाते थे, और उसी तरतीब से हमारे पास अगर मोर विस्कस चीज होगी तो इंजन के अंदर फ्यूल की इग्निशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। हाई क्वालिटी पेट्रोल जो होता है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन रखता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन रखता है, ऐसे एल्केन्स रखता है जिनके अंदर ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस याद है, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ी थी। यस सर। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट कार्बन चेन हो और उसके ऊपर या नीचे भी कार्बन एग्जिस्ट करते हो एज ब्रांचेस। याद रखिएगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स अच्छी क्वालिटी का फ्यूल देते हैं और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स लो क्वालिटी फ्यूल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जमीन से लो क्वालिटी फ्यूल निकलता है उसके ऊपर एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। फॉर्म कहते हैं बनाने को, रिफॉर्म कहते हैं दोबारा बनाने को। ठीक, now let me clarify that with an example. Do you remember the example from yesterday जब हम क्रैकिंग कर रहे थे और डीकेन से ऑक्टेन बना रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेन एक्चुअली पेट्रोल है, वो पेट्रोल जो हम कार्स में यूज कर रहे हैं। ये बात याद है? अगर ये याद है तो नीचे आपको यहाँ पर ऑक्टेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इसको गौर से देखिए, 8 के 8 कार्बन एक ही लाइन में, ये ऑक्टेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अगर आप इस ऑक्टेन को लेके अपने कार में यूज करेंगे तो ये एक लो क्वालिटी का फ्यूल होगा।
हम क्या करते हैं कि इस ऑक्टेन को कन्वर्ट कर देते हैं एक स्मॉलर चेन में और इसके ऊपर नीचे कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। और वो जो ब्रांचेस वाला होता है ऑक्टेन, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी C8H18 ही होता है, लेकिन उसके अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्वालिटी हाई होती है। वो क्वालिटी है जो इस वक्त आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। इससे फ्यूल ज्यादा जल्दी भी इग्नाइट नहीं करता, लेकिन ज्यादा डिफिकल्टी से भी इग्नाइट नहीं करता, सेंटर में चीज आ जाती है। इसके लिए एक छोटी सी चीज यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा जो पिछली बुक में थी, यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती, वो ये कि हमारे पास रिफॉर्मिंग से ऐसा फ्यूल बनता है जिसकी क्वालिटी ज्यादा होती है, और फ्यूल की क्वालिटी एक्चुअली बताई जाती है ऑक्टेन नंबर के साथ। ऑक्टेन नंबर एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है जिसमें एक ब्रांच चेन को हमने दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर 100 दिया और बाकी सारे 100 से कम हैं। ऑक्टेन नंबर कहाँ लिखा होता है? ऑक्टेन नंबर हर फिलिंग स्टेशन के ऊपर। इस वक्त जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं रहीमा खान में, आप किसी पे भी जाना चाहें चले जाएं, और ऑक्टेन नंबर वहां पर आपको उनकी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे उनके बैनर्स में, या वो जो बड़ी सारी हमने एक रूफ बनाई होती है उसके ऊपर, वहां पर, या इवन जहां से हम फिलिंग क्या करा रहे होते हैं, फिलिंग स्टेशन का जो एग्जैक्ट इरेक्टेड स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मसलन शहर के किसी भी पीएसओ के पंप पे जाएं, उसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर में वहां पर लिखा होता है 92 RON। दैट्स RON इज एक्चुअली द ऑक्टेन नंबर, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 82, 86 और 92 मिल रहा है नॉर्मल फ्यूल में। हाई ऑक्टेन में हम इस वक्त 94 से 96 के दरमियान जा रहे हैं, और दुनिया में 92 से 98 के दरमियान अच्छे कंट्रीज में ऑक्टेन नंबर में फ्यूल मिलता है। ऑक्टेन नंबर जितना 100 से करीब होगा, कार की इंजन लाइफ उतने ज्यादा ईयर्स या डेकेड्स के लिए बढ़ती जाएगी, और ऑक्टेन नंबर जितना कम होता जाएगा, 82 से 78 से ड्रॉप करता जाएगा, इंजन लाइफ में बड़े आराम से 2, 3, 4 साल कम होते जाएंगे हर स्टेप पर। ये चीज क्लियर होती है सबको? यस। लास्ट लाइन करते हैं आज के लिए। इग्निशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है पेट्रोल और एयर के मिक्सचर का जो बर्न करता है विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। हमारे लिए पेट्रोल के लिए वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। यानी अगर टेम्परेचर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए और हमने अभी तक फ्लेम ना दिखाया हो पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है, अभी तक वो किसी फ्लेम तक नहीं पहुंचा, तो उसे ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी। That's why fuels are known as fuels. Fuels अगर ज्यादा हीट अप हो जाए बेटा, और ये बाकायदा उसने पेट्रोल एयर मिक्सचर के लिए बताया, इस तरह अल्कोहल एयर मिक्सचर, स्पिरिट एयर मिक्सचर और इसी तरह डीजल एयर मिक्सचर्स के टेम्परेचर्स एग्जिस्ट करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को आग लग जाती है बगैर फ्लेम दिखाए, बगैर कुछ शोला उससे करीब किए, सिर्फ हीट करने से ही आग लग जाती है। अगर वो किसी बंद चीज में भी हो ना, किसी लोहे के स्ट्रक्चर के अंदर बंद किए हो और सिर्फ हम उसको हीट कर रहे हो और उसके आसपास किसी तरह से कोई शोला ना पहुंचता हो, ठीक है, तो भी 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर आग लग जाएगी और धमाका हो जाएगा। ये बात समझ आती है? This is the Yes, sir. definition of ignition temperature, and ignition temperature for petrol is around 550 degrees centigrade. इस टेम्परेचर पे पेट्रोल को ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। That's enough for today. टाइम ऊपर हो रहा है तो यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चंस होंगे कल हैंडल करेंगे। खुदा हाफिज।